वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का पश्चिमांचल लाइव के इस खास बुलेटिन में। चलिए खबरें की ओर रुख करते हैं। बहुचर्चित नोएडा के ट्विन टावर को ध्वस्त करने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन दोनों टावरों को 22 मई को गिराए जाने की तिथि तय की गई है, लेकिन उससे पहले 10 अप्रैल को एक बेस्ट ब्लास्ट किया गया। यहाँ पर इस टेस्ट ब्लास्ट से ये पता चलेगा कि दोनों टावरों को गिराने में कुल कितना विस्फोटक लगेगा, और इसके लिए 10 अप्रैल की सुबह करीब 9 बजे विस्फोटक ट्विन टावर में लगाया जाएगा और 2 से ढाई घंटे में पिलर में विस्फोटक लगाया जाएगा। सायरन की आवाज की जाएगी ताकि लोगों को आगाह किया जा सके कि लोग घर के अंदर रहें। जानकारी दे दें कि बेसमेंट में 4 पिलरों और साथ ही 14वीं मंजिल के एक पिलर पर टेस्ट ब्लास्ट किया जाना है। इस ब्लास्ट के जरिए क्षमता का परीक्षण भी किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ट्रायल का फाइनल है हमारा। कल 10 तारीख दोपहर को 2:30 बजे ब्लास्ट करेंगे। ब्लास्ट 6 कॉलम्स पे हो रहा है। बेसमेंट में 5 कॉलम्स और 13वें माले पे 1 कॉलम। एक्सप्लोजिव्स पलवल में मैगजीन में आ चुके हैं। सुबह पुलिस एस्कॉर्ट के अंडर में वो 5:30 बजे वहाँ से निकलेंगे और तकरीबन 8 बजे साइट पे पहुँच जाएंगे। और उसके बाद हम लोग होल्स में चार्जिंग करेंगे और 2:30 बजे जैसे टाइम दिया गया है वो एग्जैक्ट 2:30 बजे ब्लास्ट करेंगे। सुरक्षित तौर पे सोसाइटीज़ में तो कुछ करना नहीं है हमको, क्योंकि उनको ना इवैक्यूएट करना है ना उनको किधर जाना है। वो अपने अपने घर पे रहेंगे। हमें हफ्ते पहले उनको फ्लायर्स दे के इंटीमेट कर दिया उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब आप टेस्ट ब्लास्ट की बात कर रहे हैं कि मेन ब्लास्ट की बात कर रहे हैं? टेस्ट ब्लास्ट में 13 माले पे 1 कॉलम है और बेसमेंट 1 में 5 कॉलम है जिसमें विस्फोटक लगाना है। और 10 तारीख को ये 2:30 बजे का समय तय किया गया है, तो 2:30 बजे उसको ब्लास्ट करना है। अच्छा, जो सोसाइटी वासी हैं उनको क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, रेड कॉर्नर जारी किया गया है? सोसाइटी वासियों को मैं पर्सनली जाके उनके RWA मेंबर्स के साथ मीटिंग करके उनको कहाँ गाड़ियाँ पार्क करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कौन से लोकेशंस पे पब्लिक का मूवमेंट नहीं होना है, कितने बिल्डिंग में, खिड़कियों में, जंगलों में बाहर आदमियों को वो आधे घंटे के समय के लिए बाहर नहीं निकलना है, ये सब जानकारी दी गई है। और उसके साथ में एक पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जिसमें क्या क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो पूरी जानकारी लिखित में उनको दी गई है। और वहीं एमएलसी चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मतदान किया। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। चुनाव तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो कहीं विपक्ष का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वंदना वर्मा मुझे लग रहा है एक तरफा जीत दर्ज करेंगे। कहीं चुनाव दिखाई नहीं दिया। विपक्ष अपना बूथ लगाने का साहस भी नहीं जुटा पाया, तो चुनाव क्या कहेंगे इसे। और वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान में नोएडा शहर को बेहतर स्थिति में लाने के लिए प्राधिकरण निरंतर कोशिश भी कर रही है और शहर में तमाम सेक्टरों को साफ सुथरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखें। वहीं पिछले 3 सालों में नोएडा की रैंकिंग चौथे पायदान पर आ गई है। इस बार ये पहले पायदान पर कैसे आए, इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु महेश्वरी ने शहरवासियों से अपील की है कि अपने आसपास सफाई रखें। आप सबके प्रयासों से नोएडा लगातार पिछले 3 वर्षों में स्वच्छ सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग सुधारता चला आ रहा है। 2018 में 350वें स्थान से पिछले वर्ष अपनी कैटेगरी में चौथा स्थान व देश का सबसे क्लीनेस्ट मीडियम साइज सिटी बनके नोएडा उभरा है। आप सबने लगातार इसमें नोएडा अथॉरिटी के साथ मेहनत की है। पुनः इस वर्ष भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 कंडक्ट किया जा रहा है। मेरी सभी नोएडा वासियों से अपील है कि नोएडा को साफ रखने में नोएडा अथॉरिटी का सहयोग दें, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें, गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग सेग्रीगेट करें, कूड़ा डस्टबिन्स में ही डालें, विभिन्न सड़कों पर टॉयलेट्स बने हुए हैं उनका प्रयोग करें। साथ ही आप देखते होंगे कि आपके आसपास नया इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉल पेंटिंग, ट्राई कलर लाइटिंग और म्यूरल्स जगह जगह नोएडा अथॉरिटी द्वारा लगाए गए हैं। आप अपने सोशल मीडिया हैंडल से स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 नोएडा टैग लगाकर पोस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही सिटीजन फीडबैक भी अंकित कराएं।
आइए हम सब मिलकर नोएडा को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने में एक साथ एक दूसरे का सहयोग करें। धन्यवाद। और वहीं ग्रेटर नोएडा के अपर पुलिस उपायुक्त विशाल पांडे ने एसीपी 1 के साथ थाना बीटा 2 का वार्षिक निरीक्षण किया है। इस दौरान सलामी देने वाली गार्ड को नगद पुरस्कार भी दिया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों से पुलिस की कार्यशैली को लेकर फीडबैक भी लिया गया और आवंटित जीपी लिस्ट के अनुसार असलाह और कारतूस का भौतिक सत्यापन किया गया। हेड मुहर्रिर मालखाना को सरकारी संपत्ति के रखरखाव के लिए हिदायत दी गई है। और वहीं संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कब्जा है। एसडीएम ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। मामला संभल जिले के तहसील चंदौसी के थाना बहजोई का है। यहां जमीन कारोबारियों पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण का मामला सामने आया और वहीं लेखपाल की रिपोर्ट के बाद से ग्राम पंचायत क्षेत्र की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर ने ढहा दिया है। वहीं एसडीएम ने बताया कि कुछ और लोगों पर भी कब्जे का आरोप है और उनके निर्माण हटाने को कह दिया गया है। ये ग्राम समाज की जगह है और जिसपे अनधिकृत लोगों के निर्माण कराया गया है। इसके लिए हमारी राजस्व की टीम के द्वारा सीमांकन कराया गया है और उस सीमांकन में जो अवैध अतिक्रमण था वो जेसीबी के माध्यम से तोड़वा दिया गया है। बाकी कुछ लोग जिनका थोड़ा थोड़ा जा रहा उनको बता दिया कि एक दिन के अंदर वो तोड़वा के स्वतः तोड़वा लें। उनके द्वारा कहा गया और तोड़ भी रहे हैं। वो कितना समय दिया गया है इनको तोड़वाने को? केवल 24 घंटे। सर बहजोई में और भी कोई अवैध कब्जे? और इस तरह से बहजोई के पूरे चंदौसी और बहजोई क्षेत्र में इस तरह के जो भी अवैध हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई बहुत कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं फिरोजाबाद में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लगभग 2 करोड़ रुपए की कीमत वाली भूमि को पुलिस ने कब्जा मुक्त कराया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देश पर अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की लगभग 2.5 बीघा जमीन पर तारबंदी और पक्का निर्माण किया गया था, जिसकी शिकायत मिलने पर एसडीएम सिरसागंज के नोटिस जारी करने के बाद आज उस जमीन से अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है। सिरसागंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम भावली के पास NH2 की जमीन पर सुजान सिंह नाम के एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था। ये भावली का ही रहने वाला है। एसडीएम साहब द्वारा इसको नोटिस जारी किया गया ताकि ये उस कब्जे से उस भूमि से अपना कब्जा हटा ले, परंतु इसने नहीं हटाया। इसके बाद पुलिस और प्रशासन द्वारा मौके पर बुलडोजर की सहायता से बने हुए निर्माण को ध्वस्त किया गया, भूमि को खाली कराया गया। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाकर ये भूमि उनको हस्तांतरित की गई। वहां अब बोर्ड लगवा दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि का। आगे भी इस तरीके की कार्रवाई फिरोजाबाद पुलिस द्वारा की जाती रहेगी। और वहीं मैनपुरी जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित ग्राम धारों में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। वहीं इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस दौरान घायल हो गए हैं। और वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। खबर मिली है कि रठेरा गांव से कुछ लोग पूजा करने जा रहे थे शीतला माता मंदिर पे। उसमें एक ट्रैक्टर था जो पलट गया है। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोग थे उसमें क्या हुआ है कि अब उन लोगों को जल्दी उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके आए हैं। तो जब हॉस्पिटल लेके आए तो करीब 14 लोग हैं, जिनमें से 2 ऑन स्पॉट डेड हैं। बाकी जो 12 लोग हैं उनमें से 1 सीरियस थे, तो उनको तुरंत रेफर कर दिया गया है। कुछ लोग बाहर के भी हैं, जैसे एक इंसान है जो जिला औरैया का है और एक तहसील बिरोड़ से है। सभी का उपचार चल रहा है। जिनको माइनर इंजरीज है उनको तुरंत फर्स्ट एड और बाकी चीज़ें दी जा रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां नरसेना के डिग्री कॉलेज की संचालिका को तेज रफ्तार वैन ने टक्कर मार दी है। जानकारी दे दें कि संचालिका शुक्रवार की सुबह जहांगीराबाद में मॉर्निंग वॉक के लिए लौट रही थी और इसी दौरान तेज रफ्तार वैन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और वहीं घटना के बाद से चालक मौके से फरार हो गया। ये पूरी वारदात घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और परिजनों ने आरोपी के खिलाफ जहांगीराबाद थाने में तहरीर भी दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के सुभाष पार्क इलाके में उस समय अफरा तफरी हो गई जब एक 5 मंजिला इमारत से एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। और ये भी बताया जा रहा है कि महिला छत की बालकनी पर कपड़े सुखा रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और महिला 5 मंजिला इमारत से नीचे गिर गई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मामला ये है कि इसमें ना ये बहू है, मेरी भतीजी बहू है, तो ये वाला मकान है, तो इसमें ना हमारा भतीजा रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि कपड़े उतारने गई थी, तो वहाँ से कैसे पैर फिसला, क्या हुआ, वो नीचे गिर गई। तो कितनी उम्र है इसकी महिला की? 24 साल लगभग उम्र है सर इसकी। हाँ, 24 से 28 ऐसी है। कहाँ के निवासी हैं सर? हम लोग हाथरस का, हमारा हाथरस जिला है, गाँव पर सारा है। क्या अपना मकान है, किराए पे रहते हैं? सर ये रेंट पे है सर। कितने बच्चे हैं? बताया जा रहा है कि ये जो मकान है इसमें महिला नहीं रहती थी, महिला किसी दूसरे नहीं, मकान में। हाँ, महिला दूसरे मकान रहती थी, सामने मकान है वहाँ रहती थी। यहाँ पे इनके जो भाई नहीं रहते, वो उसमें रहते थे। वो लोग सब काम पे, कोई था ही नहीं, तो कपड़े उतारने गए थे ये लोग। हमें यूपी के बदायूं जिले के महेरा गांव में अचानक कई झोपड़ियों में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। गांव के लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। आग किन कारणों से लगी ये साफ नहीं हो पाया है और आग में किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जानवर झुलस गए हैं। और बताया जा रहा है कि जिसकी झोपड़ी से आग की शुरुआत हुई है, उसमें रहने वाला किसान खेत में गेहूं काटने के लिए गया हुआ था। वहीं एटा के जलेसर इलाके में हाई टेंशन बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके चलते 2 बार गेहूं की फसल में आग लगने से सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। और वहीं घटना के बाद से इलाके में किसानों में बिजली विभाग के अधिकारियों के प्रति गुस्सा है और किसानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर निधौली जलेसर रोड पर हंगामा कर रोड को जाम कर दिया। और वहीं सूचना पर भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर और भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। उसके बाद गुस्साए किसान शांत हुए हैं। हंगामे की खबर मिलने पर जलेसर के एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री भी मौके पर पहुंचे और इसके साथ ही सीओ इरफान नाशिर भी मौके पर पहुंचे और किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। और वहीं गाजियाबाद के थाना नंदुग्राम क्षेत्र में एक बैंकेट हॉल में भीषण आग लग गई। आग किन कारणों से लगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। वहीं देखते ही देखते आग बढ़ती चली गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया। आग में किसी तरह की जनहानि का नुकसान नहीं हुआ है। और वहीं इटावा जिले के पछाई गांव इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस के गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। वहीं मौके से बदमाश का दूसरा साथी फरार होने में कामयाब रहा। घायल बदमाश राजस्थान के धौलपुर का रहने वाला है, जिस पर 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं और इस बदमाश पर मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से 5000 का इनाम भी घोषित है। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद किए हैं। प्रतिदिन की भांति थाना पछाई गांव पुलिस और विशेषकर कल के इलेक्शन को देखते हुए यूपी एमपी बॉर्डर पे चेकिंग कर रहे थे। उसमें थाना अध्यक्ष और एक सब इंस्पेक्टर 4 कांस्टेबल थे। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर पैशन प्रो मोटरसाइकिल थी, 2 व्यक्ति आते हुए दिखे, उन्हें रोका गया। वो पुलिस पार्टी को धक्का दे करके भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान उनके द्वारा फायरिंग की गई और चेतावनी देने के बाद भी जब नहीं रुके तो पुलिस पार्टी द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसके पैर में गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल लाया गया है। दूसरा व्यक्ति फरार हो गया है। और वहीं बुलंदशहर में कुट्टू के आटा खाने से एक ही परिवार के 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है।
आटे के सेवन से एक नाबालिग महिला समेत 7 लोग पेट दर्द के शिकार हो गए हैं और वहीं 5 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी लोगों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कुट्टू के आटा खाने से 7 लोगों की बुलंदशहर में तबीयत बिगड़ गई है। जानकारी दे दें, एक ही परिवार के 7 लोग हैं जिनकी तबीयत कुट्टू के आटे खाने के बाद और भैया और बेटा तुम बताओ क्या और भैया और बेटा तुम बताओ क्या इन्होंने कुछ खाने में कुछ इनका गड़बड़ रहा है, जिसकी वजह से इन्हें परेशानी हुई है। तो अभी आए हैं ये लोग। ये वैसे तो सब ठीक है, कुछ एक ही परिवार के हैं, उनमें बच्चे भी हैं कुछ साथ में जिसमें